बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने लास्ट टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। उसके 2 या 3 लेक्चर आप लोगों तक डिलीवर हो गए थे। तो फिर ईद की बाद में छुट्टियाँ आ गई और ईद की छुट्टियों की वजह से हमारी जो SOS थी वो डिसकंटिन्यू हो गई थी और उसको आज से हम दोबारा जो है वो रिज्यूम करना चाहते हैं चीज़ों को। और इसमें 5 अगस्त के अंदर आपका जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग का है। अब इसके अंदर जो पेंडिंग मीन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स हैं और जो टेस्ट है वो आपका बाद में नोटिफाई करने के बाद उसको हम एडजस्ट करेंगे और उसको हम अपने तरीके से उसको एडजस्टमेंट करके देंगे। जितने भी लेक्चर पेंडिंग हैं आप लोगों ने उनके बारे में परेशान नहीं होना। तो हम SOS को आज की डेट से ही स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो आज की डेट के अंदर जो हमारा टॉपिक बनता है वो केमिकल बॉन्डिंग का है। रिमेनिंग जो पेंडिंग लेक्चर्स हैं वो हम आप लोगों तक डिलीवर करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन होने के बाद आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा इसके अंदर। तो 5 अगस्त अगर आप उसमें SOS में देखते हैं तो वहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग का बच्चों लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट हम करते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसकी शॉर्ट की या एक स्किल बिल्डिंग के नाम से आप लोगों तक लेक्चर आया हुआ है, उसके अंदर आपको बताई भी हुई है। तो इसमें हमने बताना है कि ऑक्टेट रूल इज़ नॉट ओबे बाय, या ऑक्टेट रूल कौन सा मॉलिक्यूल फॉलो नहीं करता। अल्फा ऑप्शन में BF3, बीटा ऑप्शन में SF6, चार्ली ऑप्शन में PCl5 और डेल्टा ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। अगर आप BF3 की बात करते हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बन जाते हैं। SF6 की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 बनते हैं और PCl5 की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 बनते हैं। बाकी इसकी की जो है वो आपको स्किल बिल्डिंग के नाम से जो लेक्चर आप लोगों तक आया हुआ है, आप लोगों ने नोट डाउन किया हुआ है, वहाँ से आप देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल ऑक्टेट को फॉलो करते हैं या क्या कंडीशन होती हैं। तो वहाँ से आपको फर्दर इसकी क्लैरिटी मिल जाती है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इन ऑप्शन को देखें तो हमारा राइट ऑप्शन बनता है डेल्टा। इनमें से कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो ऑक्टेट को फॉलो करता हो। ऑक्टेट रूल को यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये एक जस्ट हमारे पास जो है कुछ मॉलिक्यूल करेंगे या कुछ एटम्स करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको हम यूनिवर्सल रूल कंसीडर नहीं करते। तो इन ऑप्शन के अंदर राइट ऑप्शन डेल्टा बनता है। कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम ये आपने पोर्शन करना है, ऑक्टेट रूल है, डुप्लेट रूल है या एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ था। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक के अंदर आता है आयनिक बॉन्डिंग। और आयनिक बॉन्डिंग का सेकंड नेम जो है इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कह लें या इसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह लें, आपके टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से दिया हुआ है। इसकी अगर आप डेफिनेशन करते हैं तो बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होता है उसकी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन में एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल्स, मीन के आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगा। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स की जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो केटाइन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ये कंडीशन है मेटल्स की जो है। और नॉन मेटल में आ जाए हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनाइन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन को अब हम क्लियर करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट टू हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एलिमेंट्स। मीन के इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एलिमेंट। तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जो है। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है, कंडीशन आपने नोट डाउन करनी है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द आयनिक बॉन्ड फॉर्म विद द हाईएस्ट आयनिक करैक्टर। इनमें से कौन से ग्रुप्स के दरमियान या कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बने कि उसके दरमियान आयनिक करैक्टर मैक्सिमम होना चाहिए। तो अल्फा में ग्रुप नंबर फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, मीन के अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा क्या उनमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। बीटा में सेकंड ए एंड सेवंथ ए, इसमें ज़्यादा होगा। चार्ली ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ए एंड सेवंथ ए, इसमें ज़्यादा होगा। और
डेल्टा ऑप्शन है, ये डेल्टा है, चार्ली नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर मिस्टेकली चार्ली लिखा हुआ है, अल्फा बीटा चार्ली एंड डेल्टा, तो ये डेल्टा ऑप्शन है, सेकंड ए एंड 6 ए। अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट आयनिक करैक्टर, तो हाईएस्ट आयनिक करैक्टर तभी बनेगा जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल जो हैं वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो हैलोजेंस हैं ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहले और 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उनमें आयनिक करैक्टर मैक्सिमम होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड वन बनता है, चार्ली जो है। मीन के इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और 7th ए के एलिमेंट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, तो आप इसको जो है राइट ऑप्शन चूज करते हैं। नेक्स्ट आज हम बात करते हैं फॉर आयनिक करैक्टर। आयनिक करैक्टर की वेरिएशन आती रहती हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं कि फॉर आयनिक करैक्टर इफ केटाइन आर सेम एंड इफ इनाइन आर सेम। अगर ऑप्शन के अंदर गिवन कंपाउंड के अंदर केटाइन सेम होंगे तब आप आयनिक करैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे। अगर गिवन ऑप्शन के अंदर इनाइन सेम होंगे तो तब आप लोग जो है आयनिक करैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। इफ केटाइन आर सेम देन आयनिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ये ब्रैकेट में हैलोजन लिखा हुआ है, आयनिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस। ऑप्शन में देखें आप लोग सोडियम आयोडाइड, बीटा ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, चार्ली ऑप्शन में सोडियम ब्रोमाइड और डेल्टा ऑप्शन में सोडियम फ्लोराइड। इन कंपाउंड में से किस कंपाउंड में आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है, तो केटाइन सेम है और इनाइन डिफरेंट हैं। और हमने बोला कि जब केटाइन सेम होंगे तो तब आयनिक करैक्टर आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन से डिसाइड करेंगे, तो राइट ऑप्शन आपका बनता है डेल्टा। सोडियम फ्लोराइड के अंदर आयनिक करैक्टर मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ इनाइन आर सेम। अगर इनाइन सेम है तो आयनिक करैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स। अल्फा ऑप्शन में सीजियम क्लोराइड, बीटा ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, चार्ली ऑप्शन में पोटाशियम क्लोराइड और डेल्टा ऑप्शन में लिथियम क्लोराइड। इन ऑप्शंस के अंदर इनाइन सेम है और केटाइन डिफरेंट है। तो अगर हमने ऊपर लिखा हुआ कि इनाइन अगर सेम होंगे तो आयनिक करैक्टर आप लोगों ने मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड करना है। जिस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना आयनिक करैक्टर उसमें ज़्यादा बनता है, तो सीजियम क्लोराइड इसमें राइट ऑप्शन बनता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि किस में आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, तो आप लोग इन दोनों बातों को सामने रखते हुए ऐसे क्वेश्चन को जो है वो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं, एक केटाइन और दूसरा इनाइन है, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है याद रखें ओवरऑल एक्सोथर्मिक होती है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरऑल हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगी और इसको हम नेक्स्ट रिलेशनशिप से रिलेट करते हैं। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आइंस हैं और आइंस जब कंबाइन होंगे तो उनके रिजल्ट के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी का नाम देंगे और लैटिस एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के डायरेक्ट बन जाता है। ये रिलेशनशिप है इसके अंदर, इसको आप याद रखेंगे। और लैटिस एनर्जी का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसको हम बड़ा सिंपल इस तरह से डिफाइन करते हैं, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना उनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी और जितना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उतना स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ज़्यादा होगा। और इस बात को हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड, अब स्टेबिलिटी की बात आ गई है। स्टेबिलिटी की बात को या स्टेबिलिटी के क्वेश्चन को हम हमेशा लैटिस एनर्जी से जो है वो एडजस्ट करेंगे, लैटिस एनर्जी से हम डिफाइन करेंगे, लैटिस एनर्जी से हम डिसाइड करेंगे। मोस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड अल्फा ऑप्शन में सोडियम एंड क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मोस्ट स्टेबल होगा। बीटा ऑप्शन में मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मोस्ट स्टेबल होगा। चार्ली में सोडियम एंड फ्लोरीन के दरमियान और डेल्टा में लिथियम और फ्लोरीन के दरमियान। अब अगर आप इन ऑप्शन को देखें बच्चों तो ऑप्शन में जो मैग्नीशियम है इसका चार्ज +2 होता है और बाकी ऑप्शन के अंदर जितने भी केटाइन हैं इनके ऊपर चार्ज +1 होगा। तो हम यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो चार्ज की बेस के ऊपर करेंगे। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी और जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है उतना स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनेगा। बीटा इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इस बात को डिफाइन करने के लिए या इसका ऑप्शन डिसाइड करने के लिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन की कंडीशन जो है आयनिक बॉन्ड की कंडीशन में आपने देखा था कि क्या कंडीशन होती है, एक मेटल और दूसरी क्या होनी चाहिए, नॉन मेटल जो है। अब इन ऑप्शन के अंदर जो गिवन एलिमेंट्स हैं आपने ये बताना है कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस में बनेगा। अल्फा ऑप्शन में फास्फोरस एंड क्लोरीन, बीटा ऑप्शन में अमोनिया एंड BF3, चार्ली ऑप्शन में हाइड्रोजन एंड कैल्शियम और डेल्टा ऑप्शन में हाइड्रोजन एंड सल्फर। अब देखें कि इसमें हमने डिसाइड ये करना है कि किसके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा। अल्फा PCl फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी होता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी होगा, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम देंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग का। NH3 और BF3 के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है इसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन एंड कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल एंड कैल्शियम मेटल। तो ये हमारा राइट ऑप्शन बनता है। एक मेटल है दूसरी नॉन मेटल है, एक केटाइन बनेगा और दूसरा इनाइन बनेगा। डेल्टा ऑप्शन में हाइड्रोजन एंड सल्फर, तो ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है चार्ली। तो ये बेसिक केमिस्ट्री है, आप लोगों ने 9th मैट्रिक के अंदर आप कह लें, फिर FSC के अंदर चैप्टर 6 के अंदर ये बातें दी हुई हैं। इनको आप देखेंगे, आप लोगों को जितनी बातें आयनिक बॉन्ड में बताई हुई हैं इनको आपने जो है वो MCAT के अंदर इस तरह से आपने याद रखना है इसके अंदर कि चीज़ें इस तरह से आपसे पूछी जा सकती हैं। और नेक्स्ट आ जाए कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसकी आप डेफिनेशन करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। इसकी 2 टाइप्स है, फर्स्ट टाइप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और सेकंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बिटवीन 2 डिफरेंट एटम जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे, एक्सेप्ट कार्बन टू हाइड्रोजन। कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा जितने भी बॉन्ड डिफरेंट एटम के दरमियान बने होंगे उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे, एक्सेप्ट कार्बन टू हाइड्रोजन। लाइक ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, कार्बन क्लोरीन टू हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, और ऐसे ही हमारे पास और बॉन्ड आप ले लेते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन टू फ्लोरीन है, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन है, इनके दरमियान बॉन्ड सारे के सारे पोलर होते हैं। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाए बिटवीन सिमिलर एटम्स एंड कार्बन टू हाइड्रोजन। कार्बन टू हाइड्रोजन जो है ये भी नॉन पोलर की रेंज में आता है, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, क्लोरीन टू क्लोरीन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये नॉन पोलर होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग को अगर हम डिफाइन करें या उसकी क्लासिफिकेशन करें तो 2 टाइप्स बनती हैं, पोलर बन जाते हैं एंड नॉन पोलर बनते हैं। तो ये आपने बेसिक सी बात याद रखनी है। और नेक्स्ट आ जाए, हम बात करते हैं CCl4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बट ऑल द कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड्स इन CCl4 आर पोलर। देखो आप लोगों ने 2 बातें याद रखनी हैं, मॉलिक्यूल्स का पोलर या नॉन पोलर होना ये डिसाइड करेगा डायपोल मोमेंट्स। अगर मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट्स 0 होंगे तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे। ये तो बात होगी मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स का पोलर होना या नॉन पोलर होना ये डिसाइड करता है डायपोल मोमेंट्स की वैल्यू। अगर तो डायपोल मोमेंट्स की वैल्यू 0 है तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे, अगर डायपोल मोमेंट्स की वैल्यू नॉन 0 हैं तो मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड्स पोलर हैं या नहीं हैं, तो बॉन्ड्स का पोलर होना या नॉन पोलर होना ये डिसाइड करता होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड्स आर पोलर ड्यू टू डेल्टा EN। ये 2 डिफरेंट बातें हैं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, आप लोगों ने गौर से सुननी है। मॉलिक्यूल्स का पोलर होना या नॉन पोलर होना ये डिसाइड करता है डायपोल मोमेंट्स, और बॉन्ड्स का पोलर या नॉन पोलर होना ये डिसाइड करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो CCl4 जो है ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन कार्बन टू क्लोरीन चारों इसके बॉन्ड जो हैं वो सारे के सारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम सिंगल, डबल एंड ट्रिपल उसको हम देखते हैं थोड़ा बहुत जो है, और साथ में डेटिव बॉन्डिंग उसको देखते हैं। तो ये बेसिक बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए हम इसको साथ साथ में देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।